प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, देखिएगा ये वैसे ना वैल्यू तो वैसे ये याद करने वाली है। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज है 1 कूलम का और दूसरा चार्ज भी 1 कूलम का है, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। डिस्टेंस कितना है, देखिए लिखा हुआ है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। ठीक, तो दो जो चार्जेस होते हैं ना, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो किस तरीके से निकाली जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चार्ज तो ये हो गया Q1, ये हो गया 1 कूलम का, और एक चार्ज दूसरा हो गया Q2 1 कूलम का। तो अभी 10th लेवल पर तो आप ये फोर्स निकालेंगे नहीं, बस इस डेफिनेशन को याद कर लेना। फोर्स निकाली कैसे जाती है वो बताता हूँ। F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई, इसको बोलते हैं एप्साइलन। इसके नीचे जीरो लगा देते हैं तो एप्साइलन नॉट, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2, मतलब दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है, जब भी हम कहते हैं कि कोई कांस्टेंट, जैसे आपको याद होगा आपने 9th क्लास में एक चैप्टर करा था ग्रेविटेशन वाला, तो ग्रेविटेशन में ये होता था कि कोई भी जो दो बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करती हैं। ठीक है, अब जो अट्रैक्शन करती हैं, अट्रैक्शन होता है एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा नहीं है ये फॉर्मूला। ये तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वाला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में अगर वो लाइक चार्जेस हैं, अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, मतलब एक दूसरे को पुश करेंगे, धक्का देंगे, दूर की तरफ भगाएंगे। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर उनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा, मतलब एक दूसरे की तरफ वो बढ़ेंगे। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो ये वैल्यू होती है ना कैपिटल G, ये याद करिए, ये होता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये होती थी। इसी तरह से ये वाला जो है ना फॉर्मूला, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ना। ये वाला जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। और इन्होंने बोला कि फर्स्ट चार्ज जो है वो भी 1 कूलम का, सेकंड चार्ज भी 1 कूलम का, यानी कि Q1 की जगह भी 1, Q2 की जगह भी 1। और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जैसे मान लीजिए Q1 यहाँ पर रखा हुआ है और Q2 यहाँ पर रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। और क्योंकि मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो ये न्यूटन होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। समझ गए? तो ये बताया गया है कि 1 कूलम्ब वो चार्ज होता है जिसको अगर 1 कूलम्ब चार्ज से ही 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, इतना। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आपको याद करना है। इस फॉर्मूले की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप 10th लेवल में हैं तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने जो करा था ये हमारा, हमको ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करना है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कर लिया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक मेरे को देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So work has to be done on the positive test charge to move it against this force of repulsion. The electric potential or potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है, कोई एक एरिया है, कैसा भी एरिया को, फील्ड को हम एरिया भी बोल देते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक एरिया है ऐसे, इस एरिया में हमने कोई एक चार्ज रखा हुआ है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज Q रख रखा है, और हम बाहर से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अपने आसपास ना एक फील्ड क्रिएट कर देगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम इसके पास लेकर आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और अगर हम नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमें शायद लाने की जरूरत भी ना पड़े, थोड़ा सा हमको पुश करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन रहता है।
तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज बाहर रखा हुआ है, इसको क्यू नॉट मान लिया, क्यू के नीचे सबस्क्रिप्ट में जीरो लगा देते हैं तो उसको क्यू नॉट कहा जाता है। तो हमने प्लस क्यू नॉट मान लिया, तो प्लस क्यू नॉट को यहाँ तक लाने में, बिल्कुल इसके नज़दीक तक लाने में हमें बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी तो ताकत मतलब फोर्स, हमको फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसको रिपेल कर रहा है। याद करिए वो मैग्नेट का खेल खेला होगा बचपन में। उसमें क्या होता है कि जब मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हम उस पर कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके चिपका दें, लेकिन वो ऐसे 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 फिसलता रहता है, वो चिपकता ही नहीं है। तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है, उसको जबरदस्ती चिपकाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। आप जबरदस्ती चिपका देते हैं, ताकत लगाकर आप चिपका देते हैं, तो वो आप फोर्स लगा रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस चार्ज को भी मैं जरा सा खिसकाता हूं तो ये इसको रिपेल करता है, ये इसको आने नहीं देता है यहाँ पर। तो हम इसको जबरदस्ती यहाँ से लेकर यहाँ तक ला रहे हैं फोर्स लगाकर, तो फोर्स, और यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो एक डिस्टेंस, उस फोर्स में जो हमने लगाया यहाँ तक लाने में, उसमें डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्क डन। वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। वही कहानी है यहाँ पर कि हमने इसको यहाँ पर ऐसे पुश करा, और पुश करने के साथ साथ हमने फोर्स लगाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए? अच्छा, और कहाँ से लाना पड़ रहा है इसको? किस लोकेशन से ला रहे हैं हम? इन्फिनिटी से ला रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, देखिएगा। When a small positive test charge is placed in the electric field, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैंने रख दिया। अच्छा, in the electric field due to another charge it experiences a force, so work has to be done on the positive test charge to move it against this force of repulsion। तो ये एक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर लगा रहा है, तो इसको यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। unit positive charge का मतलब है, unit का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब प्लस, तो प्लस 1 कूलम्ब। कूलम्ब क्या होता है? चार्ज की यूनिट होती है। तो 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाकर रखते हैं तो उसमें जो काम करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बताएं। अमोलिका, स्पर्श, आकृत, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है जी। अगला देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब सोचिएगा कि हमने इन्फिनिटी से लाकर एक चार्ज तो यहाँ पर रख दिया, ठीक। अच्छा, अब अगर हम एक काम करें कि एक जो ये चार्ज हमने यहाँ पर लाकर, मान लीजिए बाहर से लाकर मैंने ये चार्ज यहाँ लोकेट कर दिया, तो इस चार्ज को, एक चार्ज मैंने यहाँ लोकेट कर दिया, इस चार्ज को मैंने मान लीजिए यहाँ रख दिया, यहाँ पॉइंट ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इस चार्ज को पॉइंट ए से खिसका कर अगर मैं पॉइंट बी तक ले जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को लाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर कोई चार्ज पहले से मौजूद है और उसको एक दूसरे पॉइंट पर हम शिफ्ट करते हैं, तो जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। खत्म। समझ गए? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आप एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और दोनों की ही जो यूनिट होती है वो होती है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स, VOLTS, वोल्ट्स। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इसी को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है ना, कॉमनली जो वोल्टेज कहा जाता है, वोल्टेज शब्द इसी के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिएगा पेज नंबर 4 पर आप आ जाइए। पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला देखिएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस is equal to work done upon quantity of charge moved. वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, तो वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड कि कितना चार्ज हमने मूव करा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी अगर पेपर में दे रखा हो, क्वेश्चन में दे रखा हो, तो आप फॉर्मूला यही लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वी से रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें एक खास बात और होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जैसे हमने कहा चार्ज है ना, तो चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट भी कैपिटल वी होती है। खास चीज इसमें यह है, जैसे हमने कहा कि क्यू, तो उसको डिनोट करते हैं चार्ज को, कि चार्ज को कैसे डिनोट करा जाता है, क्यू से। जैसे हम अननोन वेरिएबल लेते थे मैथ्स में, है ना, क्या लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड लेट द एज ऑफ सन बी वाई, तो एक्स और वाई लिया जाता था उसको, अननोन वेरिएबल को। यहाँ पर याद रहे कि जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज को हम क्यू लेते हैं, ठीक है। चार्ज को अगर लेट करना है तो एक्स या वाई नहीं लेट करेंगे, उसको क्यू लेट करेंगे। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो उसको सी लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ खास बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों को डिनोट तो करते हैं वी से, और उसकी जो यूनिट है ना, यूनिट भी वी ही होती है, ठीक है ना, वी फॉर वोल्ट्स, ऐसा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, कितना बोल रहे हैं, 2 कूलम्स। तो क्यू जो है चार्ज, वो तो कितना हो गया, 2 कूलम्स। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स, फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स, तो एक पॉइंट है 118 वोल्ट, तो 118 वोल्ट्स वाले पॉइंट से उठाकर हमें उस चार्ज को 128 वाले पॉइंट तक ले जाना है। तो 118 और 128 दोनों ये क्या हैं, ये अलग अलग पोटेंशियल दे रखे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 128 माइनस 118, ये कितना हो गया, 10 वोल्ट्स। 128 माइनस 118 ये हो गया 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की खास बात क्या है कि भाई इसको रिप्रेजेंट भी वी से ही करा जाता है, ठीक है, वी से ही रिप्रेजेंट करा जाता है, यूनिट भी वी ही होती है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, यूनिट इसकी सी होती है, सी फॉर कूलम्स। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन, तो सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। वी कितना है 10 और Q कितना है 2, तो 10 इंटू 2 इज 20 जूल्स, तो वर्क डन कितना हो गया, 20 जूल्स हो गया। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। ईच कूलम्ब का मतलब क्या है, ईच का मतलब 1, ईच का मतलब हर एक, प्रत्येक, उसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया ना। तो ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो Q इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब। ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अंदर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अंदर। तो पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो इसका मतलब V दे रखा है 6 वोल्ट। अब हम ये कहेंगे सिंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इट इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन Q। ये समझ गए, नहीं समझे हैं तो मैं बताता हूँ। कोई भी बैटरी कितना काम करेगी, कितना वर्क करेगी, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, अपनी एनर्जी से ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर सकता।
ये चीज़ हर इंसान के साथ में भी है कि कोई भी इंसान कितना काम करेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी। तो आप इसीलिए रिकॉल करिएगा कि वर्क डन की यूनिट तो जूल होती ही है, एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है, दोनों की यूनिट जूल होती है। जितनी एनर्जी है उतना ही वर्क डन है। तो अगर हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख रहे हैं तो हम ये ना लिखकर हम इसको एनर्जी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू क्यू। ठीक है, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो V कितना हो जाएगा 6 और Q कितना हो जाएगा 1। ये हो गया 6 जूल। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, वर्क डन की भी यूनिट जूल होती है। तो ये 6 जूल आ गया इस तरह से। पेज नंबर 5 पर आइएगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, when two charged bodies at different electric potentials are connected by a metal wire, then electric charges will flow from the body at higher potential to the one at lower potential till they both acquire the same potential. This flow of charges in the metal wire constitutes an electric current. क्या होता है कि जब दो चार्ज बॉडीज जो हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर दो चार्ज बॉडीज हैं, जब उसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमेशा से क्या होता है कि जो पोटेंशियल है ना वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि एक बॉडी है हमारे पास, इधर एक बॉडी है मान लीजिए 20 वोल्ट पर है और इधर एक बॉडी 10 वोल्ट पर है। तो होगा क्या कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो जो चार्जेस है ना, चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे 20 वोल्ट से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे। हायर से लोअर की तरफ जाएंगे चार्जेस। हायर से लोअर की तरफ जब चार्जेस फ्लो करना शुरू करेंगे, वो कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों के चार्जेस इक्वल ना हो जाएं। दोनों के चार्जेस इक्वल कैसे होंगे, इक्वल ऐसे होते हैं कि भाई ये दोनों के दोनों, इन दोनों का जो पोटेंशियल है इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। 20 + 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो दोनों पर 15-15 वोल्ट जो है पोटेंशियल हो जाएगा। तो जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते रहेंगे। और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है, दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आई जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q/T, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब जो चार्ज है Q, इसकी यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब, और जो टाइम है T, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो आप करंट की यूनिट को कूलम्ब पर सेकंड भी बोल सकते हो। ठीक है, या इसी को शॉर्ट में ये कहा जाता है SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर्स। कूलम्ब पर सेकंड ना बोलकर एम्पियर्स, एम्पियर्स को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल A। और आप देखेंगे नोट्स में मेंशन्ड भी है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। तो करंट को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है, उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, आगे इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ, अभी कराता हूँ आगे।
हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का बताया इन्होंने कि वो 0.25 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, तो करंट दे रखा है 0.25 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स। ठीक है, अभी 20 मिनट्स का मतलब क्या है कि आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। टाइम की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1200 सेकंड्स। ये करंट हो गया, ये टाइम हो गया। क्वेश्चन में देखिएगा पूछ क्या नहीं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा वायर का जो पूरा पाथ होता है ना, जहाँ से करंट शुरू होता है और जहाँ तक जाता है, उसको हम सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि कितना चार्ज है जो उस सर्किट में फ्लो कर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू क्या हो जाएगा I इंटू टी। आई है 0.225 और टी कितना है 1200। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12 और आगे 2 जीरो आ गया, तो कितना हो गया ये 300 कूलम। तो क्यू कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया 300 कूलम। ठीक, चलिए जी, इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 6 पर, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो हमको किसी भी सर्किट में मिलता किस तरह से है। तो इसमें देखिएगा क्या है, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the between the two terminals of a cell or battery। ठीक है, तो किसी भी सेल, कोई भी सेल है हमारे पास या बैटरी है, उसके दो टर्मिनल्स के बीच में अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उसी से हमको करंट जो है वो मिल जाता है। और करंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाकर अपना पाथ कंप्लीट करता है। तो आप ये देखिएगा, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 6 है।
हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक बैटरी है, तो हमने क्या करा, आप कोई भी अगर बैटरी देखें, ये उस तरीके की बैटरी है जैसे हम इसके जो रिमोट होता है ना, रिमोट के जो सेल होते हैं, रिमोट की जो बैटरी होती है, रिमोट के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है, ये वो वाली बैटरी है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक वायर बांध दिया, और ये जो पॉइंटेड होता है ना टर्मिनल, इसको तो पॉजिटिव टर्मिनल बोल देते हैं। और इसको बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसको बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और प्रॉपर्टी ये होती है चार्जेस की कि चार्जेस पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है कि एक पॉइंट जो कि हायर पोटेंशियल पर है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब एक पॉइंट जो कि लोअर पोटेंशियल पर है। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो हायर पोटेंशियल से चार्जेस निकले ऐसे और ऐसे घूमते हुए लोअर पोटेंशियल तक पहुंच गए, चार्जेस यहाँ से ऐसे निकले और लोअर पोटेंशियल तक पहुंच गए। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। समझ गए? ठीक है भाई, पीछे बताओ क्या हो गया, हालत ख़राब है क्या? बेहोश हो गई थी क्या? सब ठीक है? तो ये हाँ, अच्छा, इन्होंने कुछ बोला क्या दोनों ने? नहीं, तुमने इन्हें कुछ बोला? तुम कैसे शांत बैठे हो? आज पेपर खराब हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ, अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी बता ही दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। द कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब है कि ऐसा हमेशा से नियम चला आ रहा है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट यही है कि भाई यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ से वायर निकला और वायर जो है वो यहाँ तक जा रहा है, तो इसको आउटर सर्किट कहेंगे हम। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। The actual flow of electrons which constitute the current is however from negative terminal to positive terminal of a cell which is opposite to the direction of conventional current। ठीक है, इसको मैं अभी अगले वाले टॉपिक में समझाता हूँ। होता क्या है कि जो बाहर जो सर्किट है, बाहर जो सर्किट है वो क्या है, ये वायर, ये बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से वायर कनेक्टेड है, यहाँ से ये जो करंट है वो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, लेकिन अगर हम इस बैटरी के अंदर की बात करें तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, वो देखिएगा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूँ इसी चीज़ को। When a metal wire has not been connected to a source of electricity like a cell or battery, then the electrons present in it
move at random in all the directions between the atoms of the metal wire as shown in figure. As shown in figure. तो हमने कहा कि यहाँ पर हम एक मेटल वायर बना रहे हैं. How the current flows in a wire. टॉपिक है how the current flows in a wire. हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर. तो इसमें हमने ये कहा कि हमारे पास एक मेटल वायर है. अब मेटल वायर कोई पतला सा वायर है, लेकिन हमने उसको मैग्नीफाई करके देखा कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई दें. तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बनाते हैं, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बना देंगे, नेगेटिव का साइन बना देंगे. तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी घूमते हैं. अगर मेटल वायर ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, और मेटल वायर को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, इधर उधर इधर उधर कहीं भी टक्कर मारते रहते हैं रैंडमली. ठीक है. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड. उसके बाद देखें, व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल वायर, then an electric force acts on the electrons present in the wire. When a source of electricity like a cell or a battery is connected between the ends of a metal wire, then an electric force acts on the electrons present in the wire. Electrons present in the wire. तो अब हमने क्या करा कि हमने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, जैसे कि बैटरी होती है, हमने वो बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर. अच्छा, बैटरी का ये सिंबल होता है, हम लिखेंगे when a battery is connected, when a battery is connected to this metal wire, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. अब क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल एक्चुअली ऐसा होता है कि पूरी बड़ी बैटरी बनाने की बजाय हम ना ये पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन. तो बड़ी लाइन का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल. अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये वायर यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का इम्पैक्ट यहाँ तक है, पॉजिटिव टर्मिनल का इम्पैक्ट यहाँ तक है. नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इधर वायर से कनेक्टेड है, तो नेगेटिव टर्मिनल का इम्पैक्ट यहाँ तक है. अब क्या होगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिव से दूर भागेंगे, रिपेल होंगे. और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो इस पॉजिटिव की तरफ भागेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स जो सारे टेढ़े मेढ़े इधर उधर रैंडमली घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे मूव करेंगे? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेंगे. इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्या तरीका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर अगर कनेक्टेड नहीं है, अगर डिसकनेक्टेड है, किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रैंडमली घूमते रहेंगे. लेकिन जब उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तब क्या होगा? वो कैसे करेंगे? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव. ये तो करंट की डायरेक्शन है, आई, ये ऐसे जाएगा और इसमें से भी. एक्चुअली क्या है, ये भी वायर का ही टुकड़ा है, उसको थोड़ा सा हमने मैग्नीफाई करके दिखा दिया है.
तो करंट तो इस तरीके से फ्लो करेगा और कंप्लीट होगा, ये सर्किट कंप्लीट करते हुए करंट तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव तक आएगा, लेकिन उस मेटल वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक, मैं वही बता रहा हूँ कि नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल से तो ये दूर की तरफ भागेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज है ना। अच्छा, ये कन्वेंशन लिया गया है, ये नियम लिया गया है कि नेगेटिव टर्मिनल है तो उस पर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम रखेंगे। नेगेटिव का मतलब ये है कि उस पर पोटेंशियल कम रखा जाएगा, और पॉजिटिव जो है उस पर पोटेंशियल ज़्यादा रखा जाएगा। ये नाम दे दिया गया उनको, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद जो ये आगे सर्किट डायग्राम और ये सिंबल विम्बल है ना, इनकी ज़रूरत है नहीं। पेज नंबर 8 पर जो दे रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, ये भी छोड़ दीजिए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले सिलेबस में हुआ करता था, तो अब ज़रूरत नहीं है इसकी। ये वाला काट दीजिए पोर्शन। पेज नंबर 8 पर जो सिंबल्स दे रखे हैं अलग अलग, वो छोड़ दीजिए। सर्किट डायग्राम वाला भी, मतलब सीधे सीधे आप पेज नंबर 8 पर बिल्कुल नीचे की तरफ आप आ जाइए, ओम्स लॉ पर। सीधा सीधा ओम्स लॉ पर आइए। ओम्स लॉ, क्या चीज़? ना 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 ना, कोई नहीं कोई नहीं, ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाते सिंबल्स आपसे, ये नहीं पूछे जाते। गुड इवनिंग। कोई और आ रहा है क्या? अच्छा, वो बंद कर देना बस जवाब को। अब आ जाइए ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ में क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी सर्किट में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी सर्किट में टेम्परेचर अगर सर्किट का सेम रखा जाता है, टेम्परेचर में अगर कोई चेंज ना करा जाए, तो जो करंट है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, या इसका उल्टा भी ट्रू है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब भी कभी हम कहते हैं ना कोई एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगा सकते हैं। इक्वालिटी साइन लगा दिया, और जब इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट क्या होता है? R कहते हैं इस केस में। R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब ये है where R is a constant called resistance of the conductor. The value of this constant depends on the nature, length and area of cross section and temperature of the conductor. तो लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, कंडक्टर के, कंडक्टर जो भी है हमारा वायर जो है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ये डिपेंड करता है ना कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कितना है। जितना आउटर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है उतना ही वहाँ पर टेम्परेचर। सर्किट का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है ना, या हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो लैपटॉप जब हम नया नया खरीदते हैं तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, उसमें लिखा रहता है कि इसको नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस में यूज़ करना है। ये नहीं कि आप जा रहे हो कहीं रेगिस्तान में धूप में बैठ गए और वहाँ पर खोल कर बैठे हो, वो काम ही नहीं करेगा ढंग से। ठीक है, तो टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के फंक्शनिंग पर। ठीक है, तो ये हो गया V इज इक्वल टू RI। और जो ये रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को डिटेल में अगली क्लास में पढ़ लेंगे। इसको ना V इज इक्वल टू IR करके याद रखते हैं। ये वीर हो गया ना, तो वीर से याद रहता है। ठीक, बस जी इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। अभी आज लेकर आए हो क्या? कौन से चैप्टर के?
ट्रिग्नोमेट्री का भी दिखाता हूँ, एक ही एक्सरसाइज है वो करनी है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।